Assalamualaikum. This is your host Syed Mohtassim Sohail, and you're watching brand new show Scoreboard on Not Too Hot. ओके तो वर्ल्ड कप 2022 T20 का बाकायदगी से आगाज हो चुका है और हम राउंड 2 यानी कि हम टॉप 12 टीम्स के जो मैचेस हो रहे हैं आफ्टर क्वालिफायर्स उसमें दाखिल हो चुके हैं ऑफिशियली फ्रॉम सैटरडे ऑनवर्ड्स। आज उस कड़ी में थर्ड मैच था जो बहुत बड़ा मैच था, वो था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इस चैनल पे हम आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हर मैच की कोशिश करेंगे डीप एनालिसिस प्रेजेंट करें और उससे मैक्सिमम कोशिश करें जितने इनपुट्स इंसाइट्स आपको ला के दे सकें वो दें। इस पूरे सिलसिले को करने के लिए मैंने अपने साथ एक पार्टनर को ज्वाइन करवाया इस बार, जो मेरे साथ आपको कमेंट्स भी देंगे, एनालाइज भी करेंगे। उनका ताल्लुक क्रिकेट से बहुत गहरा इसलिए है क्योंकि वो क्रिकेट को बहुत डीपली समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। काफी करंट डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के साथ वो बहुत इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से उनके पास इनसाइट्स भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो उनका नाम है जी जफर इकबाल सिद्दीकी। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू शो। इनके साथ और मेरे साथ आपका सफर थ्रू आउट द वर्ल्ड कप टिल 13 नवंबर रहेगा। तो हम अपना शो का बाकायदगी से आगाज करते हैं। तो जफर भाई, सबसे पहले एक मासूमाना सवाल मेरा आपसे ये है कि जो आज का मैच जिसकी काफी उम्मीदें जोड़ी गई थी और पाकिस्तान इस ईयर में 3 मैचेस में 2 इंडिया को हरा चुका था, तो आज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, ये हुआ क्या है? पूरा मैच ही इतना सनसनीखेज था। तो जरा वन लाइनर इस पे देते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं। मैच तो बहुत अच्छा हुआ है। दोनों टीमों का आगाज जो था अच्छा नहीं था। दोनों टीमों के वो 3 प्लेयर जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद आने वाले बैट्समैनों ने दोनों टीमों की तरफ से वो उसको कवर कर लिया। लेकिन बात यह है कि सबसे बड़ी बात जो मैं ये करना चाह रहा था आपसे कि मैनेजमेंट और कप्तान की, कि उन्होंने 3 पेसर के साथ चौथा पेसर ऑलराउंडर खिलाया, 2 स्पिनर लिए जी, और पाकिस्तान को उस चीज़ का खमियाजा आखिरी ओवर में भुगतना पड़ा क्योंकि उन्होंने 2 स्पिनर के साथ 3 पेसर लिए, उन्होंने ऑलराउंडर नहीं लिए। अगर उसकी जगह वसीम जीनियस को ले लेता, आसिफ अली, हैदर अली की जगह जी, तो वो नवाज से वो आखिरी ओवर नहीं कराना पड़ता, पहले ही मतलब पाकिस्तान से पहले ग्रिप कर लेता उसमें। चलें जी, इस पे तो अभी अभी जफर भाई बहुत डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग करेंगे। इसकी डेप्थ में जाने से पहले सबसे पहले हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि स्कोर बोर्ड, जिससे हम आपको बताएंगे कि मैच में एग्जैक्टली समरी है क्या दोनों मैचेस की। तो नेक्स्ट टू स्कोर बोर्ड। तो जी, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करी। इंडिया वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। पाकिस्तान का बड़ा नर्वस स्टार्ट था। मोहम्मद रिजवान अगेन 4 रन ऑन 12 balls with 33.30 स्ट्राइक रेट, वेरी फनी। बाबर आजम got out from the very first delivery from Arshdeep, नहीं कर सके कुछ भी। शान मसूद was not out for 52 strange run innings on 42 deliveries, 123 का स्ट्राइक रेट था इनका। 5 चौके मारे हैं, जिसमें आई थिंक मिडिल एक ही हुआ होगा। इफ्तिखार अहमद was a surprise, he made 51 runs on 34 deliveries with 4 huge sixes, which actually brought the Pakistani team back into the match. शादाब खान ने 5 रन बनाए, जल्दी में थे, आउट हो गए। हैदर अली 2 रन बनाए, उनसे भी ज्यादा जल्दी में थे। नवाज साहब 9 रन 6 बॉलों पे एंड आसिफ अली 2 रन। एंड लास्ट में शाहीन शाह अफरीदी ने एक कैमियो खेल के 16 रन बनाए 8 बॉलों पे, जिसकी वजह से पाकिस्तान का टोटल 159 पे गया। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर्स में 22 रन देके 1 विकेट हासिल की। बट द अर्शदीप सिंह वाज द ट्रम्प कार्ड। यंगस्टर हैं, न्यू बॉय हैं, इन्होंने पाकिस्तान के ओपनिंग प्लेयर को जल्दी पवेलियन रवाना किया। 32 रन देके 3 आउट किए। 8 रन का इकोनॉमी था, विच इज वेरी गुड। मोहम्मद शामी वाज नॉट एक्सपेंसिव ईदर, 25 रन दिए, 1 आउट किया। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 30, अश्विन ने 3 ओवर में 23 और अक्षर पटेल, जिसको इफ्तिखार साहब ने बहुत 1 ओवर के अंदर ही किसान बना दिए थे, वो दोबारा बॉलिंग करने नहीं आए। साथ साथ ही जी मैं आपको इंडिया का भी स्कोर कार्ड बता देता हूँ ताकि हम डीपली एक साथ एनालिसिस करें। इंडिया ने बैटिंग में जब स्टार्ट किया तो केएल राहुल 4 रन बना के नसीम शाह के हाथों आउट हुए 8 बॉलों पे। रोहित शर्मा वाज अगेन लुक वेरी नर्वस अगेंस्ट पाकिस्तानी बॉलर्स, 4 रन बनाए 7 बॉलों पे। विराट कोहली, द किंग विराट कोहली, द अनबीटेबल विराट कोहली, 82 रन ऑन 53 डिलीवरीज, 4 सिक्सेस, 4 मैच विनिंग सिक्सेस विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 154। याद रखें 40 बॉलों पे इनके कोई 42-43 ही रन थे। तो इससे अंदाजा होता है कि जब गियर शिफ्ट करना जाए तो कितने बड़े प्लेयर हैं। सूर्य कुमार यादव अगेन बड़ा हाईली रेट किया था, बट पाकिस्तान के खिलाफ इतना रन नहीं करते। 15 रन बनाए 10 बॉलों पे। अक्षर पटेल वाज रन आउट 2 रन पे, आई थिंक ही कॉम्प्रोमाइज हिज विकेट फॉर विराट कोहली। हार्दिक पांड्या वाज अगेन वेरी गुड, 40 रन on 37 deliveries. दिनेश कार्तिक on 1 and that's it.
पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ बात करें तो बहुत खातिर खा पिक्चर नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर में 14 रन दिए। ही डिडंट लुक एब्सोल्युटली परफेक्ट। आई थिंक ही इज नॉट 100%। नसीम शाह वाज वेरी गुड, 4 ओवर में 23 रन दिए, 1 आउट किया। हारिस रऊफ 4 ओवर में 36 रन दिए, 2 आउट किए, जिसमें से 12 रन वो हैं जो आखिरी 2 डिलीवरीज पे हुए, जो मैच का टर्निंग पॉइंट भी आई थिंक होते हैं। हम लेटर ऑन बात करते हैं। शादाब खान वाज अगेन एज यूजुअल वेरी गुड, 4 ओवर 21 रन। एंड मोहम्मद नवाज 4 ओवर में 42 रन एंड 2 विकेट्स विद द मोस्ट फेमस लास्ट ओवर। ये थी कंप्लीट डिटेल ऑफ द मैच, नॉट मैच समरी, इट्स कंप्लीट डिटेल। सवाल शुरू करते हैं जफर भाई। सबसे पहला बुनियादी सवाल मेरा कि पाकिस्तान की जो टीम सिलेक्शन थी, इस प्लेइंग 11 की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्या एरर आपको नजर आया कि पाकिस्तान चूका है कंडीशंस को रीड करने में, या टीम की सिलेक्शन को में बेहतर करने के, कि कोई एक आध प्लेयर शायद ऐसा खेल गया जिसको नहीं बेंच स्ट्रेंथ वाले को खेलना चाहिए था? इस पर रोशनी डालें सर। जी बिल्कुल, बात ये है कि आप दोनों टीमों का मुआवजा करें और जी। उनकी मैनेजमेंट का, कि उन्होंने पिच और उनके कप्तान का पिच को पहले से इन्होंने रीड कर लिया था, समझ लिया था, तो इसी वजह से उन्होंने 3 पेसर के साथ एक मीडियम पेस ऑलराउंडर खिलाया और साथ में 2 स्पिनर उनके थे, जी। अश्विन और अक्षर। लेकिन पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने या कप्तान ने उस चीज़ को समझ नहीं सके, रीड नहीं कर सके, या उनकी ध्यान में कोई और प्लानिंग थी कि उनके तीनों बॉलर निकाल देंगे पूरे इंडिया के। ऐसा नहीं है। आप हैदर अली या आसिफ अली की जगह एक ऑलराउंडर जो वसीम जूनियर की शक्ल में है उसको डाल सकते हैं। उसकी वजह भी देखना, आखिरी ओवर आपको नवाज से कराना पड़ा, बिल्कुल वरना बिल्कुल अगर वसीम जूनियर खेल रहे होते जी, तो वो स्कोर भी थोड़ा ज़्यादा उनको मिलता बिल्कुल ऐसे। इंडिया को अचीव करने में, और नवाज मतलब मौका ही नहीं मिलता आखिरी ओवर में। ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल वैलिड है, बिकॉज मैं ये देख रहा हूँ कि हमने क्वालिफायर्स में भी देखा, हमने ये जो लास्ट कल जो मैच हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के, ये सब तकरीबन 4 पेसर से जा रहे हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में पिचेस हेल्प करती हैं पेसर्स को। हम भी अपने हल्के अहबाब में जो बात कर रहे थे वो यही बात कर रहे थे। आज सुबह जो हमारा मैच भी था ग्राउंड में, वो हम यही बात कर रहे थे कि 4 पेसर से जाना चाहिए, बट ये मैनेजमेंट को समझ नहीं आ रहा है। ये मुझे समझ नहीं आता कि आज हमें लग रहा था कि हम अपने स्पिनर से ओवर जल्दी करा रहे हैं ताकि निकले, इसको बाहर निकालें, और वही एंड में एक ओवर आके फंस गया। तो ये माइंडसेट क्या है? माइंडसेट है, बस जिद का मसला है, अना का मसला है, क्या है। नहीं तो खुद सखलेन मुश्ताक इतने इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, दुनिया भर में खेले हुए हैं। उनके साथ मोहम्मद यूसुफ होते हैं बैटिंग कोच, वो पूरी दुनिया में खेले हुए हैं, हर तरह की क्रिकेट खेले हुए हैं। तो अब हेडन आ गए हैं, शॉन टेट हैं, वर्ल्ड कप के लिए पीसीबी ने मैथ्यू हेडन को किया है ऐसे ही मेंटोर की शक्ल में, वो बता रहे हैं। तो मेरी तो समझ में क्या, पूरे पाकिस्तान के लोगों की समझ में नहीं आ रहा, बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर हैं उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहे हैं। सर मैं तो ये कह रहा हूँ आपको, आप नवाज और शादाब पे स्टिक करें, बिकॉज दे गिव यू द क्वेश्चन ऑन बैटिंग। आप एक हैदर अली को ड्रॉप करके आप उनको डाल सकते हैं कि आपका मोहम्मद वसीम कैन बैट, तो वो बैटिंग भी कर लेगा, बॉलिंग का फोर्थ पे। हार्दिक पांड्या क्या है, ये बैटिंग ऑलराउंडर, उसने परफॉर्म किया ना। हाँ, आपके सामने रिजल्ट है, उसको डाला उन्होंने 3 पेसर के जी। बाद, 3 तो उन्होंने रेगुलर पेसर डाले, उसके अलावा चौथा ऑलराउंडर पेसर जी हार्दिक पांड्या, उसने प्रूफ करके दिया आपको, बल्कि मैच तकरीबन निकाल के ही दिया आपको। आपको भी ये चीज करनी चाहिए थी ना वसीम जूनियर की शक्ल में। मैं नहीं समझ पाया कि वो क्यों ऐसा उन्होंने किया, और बाद में वो देखे उसका रिजल्ट आपके सामने, नवाज का आखिरी ओवर तक गया। आई थिंक आपने बिल्कुल सही समझ किया है कि टीम सिलेक्शन में सबसे पहले तो एरर था, और इसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम देखेंगे, आई विश ऑल्दो पाकिस्तान की ये जो करंट मैनेजमेंट है उनको समझ तो कुछ आ नहीं रहा है बॉस, जो समझ में ये बात आ रही है अभी भी नहीं आएगा। हाँ, ये इसी कॉम्बिनेशन से नेक्स्ट मैच में भी जाएंगे ये। बिल्कुल इसी में, क्योंकि कोई कुछ भी कहता रहे, इनको मशवरे देता रहे, लेकिन ये अपने जो 2-3 लोग हैं ये अपने उस पर चलते हैं, पैटर्न पे, जो भी आते हैं। सर मेरा इसी से जुड़ता हुआ सवाल दूसरा है कि इनके जो पैटर्न पे अपने चलते हैं, मुझे 2 सवाल को मैं मर्ज कर रहा हूँ आपसे, मैं डिटेल जानना चाहता हूँ कि जो आपका ओपनिंग पेयर है, अब दुनिया कहती है कि भाई 2-3 साल इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। आज स्टैट ये बता रहे थे कि 50% रन जो पाकिस्तान ने जीते हैं मैच, उसमें कंट्रीब्यूशन इन दोनों ओपनर्स का ये दुनिया भर में सबसे टॉप पे है। बट यू हैव टू सी द स्ट्राइक रेट ऑल्सो। आप अप्रोच क्या है? आज बॉल घूम रहा था तो आप 3-3 ओवर में रन नहीं बन रहे, 10-12 रन बन रहे हैं। इस अप्रोच के बारे में क्या कहेंगे? क्या कंडीशनल अप्रोच थी या ये है इनकी अप्रोच ऐसी?
नहीं, बात ये है मोहतशिम साहब की, इनकी अप्रोच ही ऐसी है, वरना तो ये इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है दोनों, बाबर आजम भी और वो, कि ये उसको फॉरवर्ड निकल के भी उसकी स्विंग को ख़त्म कर सकते थे। यस, बिल्कुल ऐसा हो सकता था। हाँ, लेकिन वो तो ऐसे नर्वस लग रहे थे जैसे खुद क्लब क्रिकेटर हो, सामने इंटरनेशनल बॉलर को फेस कर रहे हैं, तो खेले नहीं जा रहा था, उनको बॉल नज़र ही नहीं आ रही थी, समझ ही नहीं आ रही थी। सर रीजन क्या है इतने खेलने के बाद ये क्यों समझ, हम जैसे लोग समझ में आ रहा है हमें कि भाई अगर ये थोड़ा सा मूव आउट करेगा तो पेस को किल करेगा, या अटैक करेगा तो बॉलर डिस्टर्ब होगा लाइन ऑन लेंथ से। आप तो डीप विकेट में जाके और अपने आप को गलत पोजीशन में लेके आ रहे हैं कि और खतरनाक हो रही है, ये इनकी क्यों समझ नहीं आ रही? ये तो हर एक ही वजह हो सकती है, या तो उनका जो मेंटोर है वो नहीं बता रहा, उसने नहीं बताया, या मोहम्मद यूसुफ साहब नहीं बता पा रहे, या ये समझना नहीं चाह रहे, या समझ नहीं पा रहे कि मतलब इस तरह की बॉलिंग को और इस तरह के विकेट पे किस तरह खेलना चाहिए उनको। हालांकि कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, वो फ्रंट फुट पे भी आके और फॉरवर्ड आके भी खेल सकते थे, और लोग खेलते हैं दुनिया में, ओपनर ऐसे ही खेलते हैं, बिल्कुल ऐसी फॉरवर्ड आके इतनी स्विंग, और उसमें लोग मतलब जैसे मौसम होता है क्लाउडी, उसमें ज़्यादा स्विंग, उसमें ऐसी फॉरवर्ड, आपने इतनी क्रिकेट देखी है, फॉलो की है, कवर की है, आपने खुद देखा होगा पूरी दुनिया की। इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल है दूसरा, कि आज हम अपने अगले सेगमेंट्स पे जाएंगे, लेकिन कुछ सवालात के जवाब मैं लेना चाह रहा हूँ। शान मसूद 50 की, उन्होंने टॉप स्कोरर रहे 52 रन पे। आपका ओपनर आता है मोहम्मद रिजवान, फिर आते हैं साद बाबर, उसके बाद थर्ड पे आते हैं शान मसूद। इन तीनों का सर्कल में अगर मैं देखूं तो इनका वे ऑफ प्ले सेम है। दे आर नॉट अ बिग हिटर्स, दे आर द टाइमर ऑफ द बॉल ऑन देयर डे। ये रन बॉल खेलते हैं, एंड में जाके थोड़ा कवर करके 10-15 रन ज़्यादा रन बना लेते हैं बॉलों खेलने से ज़्यादा। क्या शान मसूद भी एट अ टाइम एंकर ही कर रहे हैं इनको? बिकॉज तीनों को मैं देख रहा हूँ सारे मैचेस में, जिसको जब चांस मिलता है वो अपने आप को एंकर करने की कोशिश कर रहा है। शान मसूद का इस टीम में रोल बनता क्या है? व्हाट इफ अगर आज बाबर आजम में से कोई खेल रहा होता है या रिजवान में से, फिर शान आते, तो शान का रोल क्या होता? तेज खेलने का होता है या एंकर करने का होता? बात ये बहुत अच्छा सवाल किया पहले तो आपने जी। मैं आपको ये बता दूं, रोल तो किसी का डिफाइन ही नहीं है ना। अब आप पिछली 2-3 सीरीज देख लें, रोल तो किसी का, कभी किसी नंबर पे कोई आ जाता है तो किसी नंबर पे कोई आ जाता है, कोई बैट्समैन कभी हैदर अली ऊपर आ रहे हैं, कभी शान आ रहे हैं, कभी शादाब आ रहे हैं, कभी नवाज आ रहे हैं। तो और एक जो बुनियादी सवाल है, लोग मुझसे बहुत इख्तलाफ करते हैं और कमेंट्स भी बहुत पास करते हैं कि मैं तो इन रिजवान और बाबर को T20 का ओपनर ही नहीं समझता। इस तरह अगर ये वो करने लगे हैं, मतलब जब प्लेयर ऑफ द मंथ जाते हैं, तो इस तरह तो डेविड वार्नर 1 साल तक और 1-2 प्लेयर हैं वो खेलते रहे, प्लेयर ऑफ द मंथ बनते रहे। रोहित शर्मा हो गए, डेविड वार्नर, एरन फिंच और 1-2 और हैं। तो पहली बात तो मैं इनको मानता नहीं। दूसरा जो मैंने आपने सवाल किया हैदर अली, और ये सिर्फ अपने अगले मैच के लिए या अपने अगले 2-3 मैचों के लिए पक्का करते हैं कि हमने यहाँ 30-35 रन कर दिए हैं और 30-35 बॉलों पे किए हैं, या 25-26 बॉलों पे। ये जिताने के लिए नहीं करते, विन करने के लिए नहीं करते, ये अपने आप की सीट पक्की करने के लिए। ये मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। आई एम सॉरी, मैं बात को शायद इधर उधर लेके जा रहा हूँ, बट हकीकत ये है कि गुस्सा बहुत है। गुस्सा इसलिए बहुत है बिकॉज हम ये देख रहे थे, एशिया कप में भी देखा हमने, इंग्लैंड के खिलाफ हमें इतना अच्छा मौका मिला। वी प्लेड 7 T20 मैचेस जहाँ पर हम अपने कॉम्बिनेशन को चेक कर सकते थे। आज भी जब मैच शुरू होने वाला था तो वी वर नॉट श्योर के 11 कौन होंगे। हमें नहीं पता था कि फ़खर जमान, अब फ़खर जमान की फिटनेस एक शू अलग है, बट अगर वो फिट होते हैं तो हुई जो प्रायोरिटी शान मसूद और फ़खर जमान। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि हर कोई अपनी पोजीशन के लिए खेल रहा है, तो भाई पाकिस्तान के लिए कौन खेल रहा है? पाकिस्तान मैनेजमेंट ही, मैंने कहा ना, बुनियादी सवाल आपका मैनेजमेंट पे जाता है। मैनेजमेंट को बताना चाहिए इनका रोल कि तुम्हें इस पोजीशन पे जाना और तुमने इस तरह की सिचुएशन में इस तरह खेलना है। अब शान मसूद ने 50 मार दिए, तो मतलब नहीं है, लेकिन फायदा ही नहीं है। थर्ड 50th की। हाँ, मुझे आगे बताया ना, मैं सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ। अगर आपका मैं देखूं बाबर और रिजवान जो एंकर कर दें इनिंग, और जो कि करते हैं नॉर्मली, दैट मीन्स के 75% तो वो परफॉर्म करते हैं। 75% इसका मतलब शान मसूद जब आएंगे तो उनको एंकर तो नहीं करना, बिकॉज एंकर रोल जो टॉप ओपनर्स में से किसी का होगा। दैट मीन्स शान मसूद को जो है वो 130-140 स्ट्राइक रेट पे मैच खेलना है। बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक, T20 का प्लेयर जो उसका 140-150 के स्ट्राइक रेट पे खेलना है, शान मसूद उस पर पूरे उतरते हैं? बिकॉज जो मैंने उनको देखा है जितना T20 के अंदर, उनके पास शॉट सिलेक्शन ही नहीं है, उनके पास रेंजेस ही नहीं है, वो कौन से शॉट खेलना चाहना है। आज के मैच में भी आई एम वेरी वेरी सॉरी, वो बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, उसका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, वो बात तरीके से अच्छा करता है, बट
उसकी आज भी उसने 5 चौकों में से शायद हार्डली एक मिडिल हुआ है, वो भी सबसे आखिरी वाला जो उसने मिड ऑफ पे मारा है शामी को, अदरवाइज वो मिडिल ही नहीं हो रहा उससे। तो आप कैसे ऐसे प्लेयर को खिला सकते हैं थर्ड में? बात ये है ना, मैंने आपसे कहा कि अव्वल तो PSL का पिछले 2 साल पहले एक PSL हुआ था, सुल्तान से खेला था उन्होंने, बिल्कुल हाँ। उसमें उन्होंने अच्छा स्कोर किया था। पिछले PSL में भी खास उनकी वो नहीं थी जी। लेकिन बस मीडिया के प्रेशर से या किसी वजह से आगे, हालांकि और भी डोमेस्टिक में बड़ा हुआ है जो स्ट्राइक और रन रेट के साथ है, मैं नाम भी ले सकता हूँ लेकिन बेकार है नाम लेना। बस ये आ गए, लेकिन चलो आ गए, अब आगे तो परफॉर्म तो करें। T20 के जो जिस तरह उसका फॉर्मेट है उसके हिसाब से खेले ना। ये तो अपने आप को ये हुआ हैदर अली हुआ अपने आप को अगले मैच के लिए, हाँ जिस तरह इफ्तिखार ने किया है आज, एग्जीक्यूट किया अपना उसने जो भी किया है, हाँ। आप उसकी मिसाल भी देख लें, वो भी चाहता है इस तरह खेल सकता था, 40 गेंदों में 50 रन बना अपना गेम खेल सकता था, बिल्कुल खेल सकता था, क्योंकि उसके मतलब का अगले मैच को पक्का करने के लिए। लेकिन आज उसने अपना चेंज किया, गेयर चेंज किया। सर कहता कलामी हमाफ उस पर ड्यू भी था, कोई 20-25 मैच के बाद उसने खेला आज। जी हाँ, मैं लेकिन मिसाल मैंने आज के मैच की दी ना जी, करंट मैच जो आज हुआ, हम उस पर बात कर रहे हैं। हालांकि 20-25 मैच वो ऐसी मतलब पाकिस्तान की तारीख में 3-4 लड़कों को ये जो है इतना चांस किसी को नहीं मिला जितना जितना इनको मिल गया। लोग 2-2 मैच खेल के बाहर हो गए, जिंदगी बन नहीं आई टीम में। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। हाँ, लेकिन बड़ा अफसोस ये होता है कि अब दुनिया अब ये कह रही है कि आज बाबर, इवन कमेंटेटर्स भी सब कह रहे थे कि बाबर रिजवान आउट हो गए, फिर भी पाकिस्तान मैनेज टू मेड 160 रन, दैट मींस उनका मिडिल ऑर्डर क्लिक कर गया। अब आपके पास भी फूड फॉर थॉट आ गया, आपके रमीज राजा तो 1-2 रन बनाने पे इफ्तिखार को कह रहे थे लास्ट मैच जो इंडिया के खिलाफ होता, देखें वो अगर 2 रन ना बनाता था मैच ना जीतते, तो इतना लेम एक्सक्यूज उन्होंने दिया था। तो आज तो खैर 50 उन्होंने कर दिया है, नो डाउट इफ्तिखार की इनिंग बहुत अच्छी थी, बट हमें इतना सर पे चढ़ाने का वजह इसलिए नहीं है भाई कि उसका रोल ही यही है, वो खेलने पाकिस्तान के लिए आया है तो उसे परफॉर्म करना है। अब उसने आज परफॉर्म कर दिया, डेट मीन्स हम चढ़ा रहे हैं कि भाई कि बहुत अच्छा किया, उसका तो काम है, उसकी ड्यूटी है ये, बिल्कुल, जो कि वो आज 25-30 मैचों के बाद उसने भाई, उसकी लास्ट 50 सर 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में ही थी, ऑस्ट्रेलिया में थी बिल्कुल, और अब आज हुई है 2 50 की थी लास्ट सीरीज में उसने, और आई जी जी जी, इन बिटवीन उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन बस 250 से 2 साल खेला है, 2 साल और आज से वो पसंद नापसंद की बुनियाद पे नहीं ये उसके बाद देखे ना आप, फिर भी चला मैच बन गया था, जैसा भी था खींचतान के दूसरे लोगों ने, फिर कुछ शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने भी कुछ उनका साथ दे के शान मसूद का 160 तक ले आए थे, लेकिन इसको वो ग्रिप कर नहीं सके। और उसकी बुनियादी वजह मैंने आपको शुरू बता दी, जब उन्होंने एक पेसर को शार्ट किया है तो वो उसका वो निकला, मतलब आपका नुकसान, उसका नुकसान तो निकला। अच्छा, हम हमारे सेगमेंट होंगे हम लोगों के, उसमें टॉप प्लेज हमारा एक सेगमेंट होगा, दिस इज द फर्स्ट एवर एपिसोड, तो उसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर रहा हूँ। टॉप प्लेयर्स में हम दोनों साइड्स का जो टॉप प्लेयर रहा होगा या टॉप मोमेंट रहा होगा उसकी बैटिंग का, हम वो दिखाएंगे। तो फॉर पाकिस्तान साइड, लेट अस इमीडिएटली गो टू द टॉप प्ले फॉर पाकिस्तान। ये अश्विन को जफर भाई, ये पहला चक्का हमारा है, ये पहला चक्का हमारा है इफ्तिखार में, एंड इट वाज अ बिग सिक्स, अच्छी पावर है इफ्तिखार के पास। हाँ, पर ये कि लक है इनके सेट नहीं हो पा रहे। हाँ, नहीं आप देखें वो शुएब मलिक की याद दिला दी इन्होंने, ये दूसरा था जी, ये अक्षर को 3 चक्के मारे हैं ऑन दी डोर। आई थिंक यहाँ से पाकिस्तान को मैच में जान पड़ी थी और पाकिस्तान ने ग्रिप करना शुरू कर दिया था। एंड आई थिंक दिस वाज द बेस्ट है, 4 में से बेस्ट था, सबसे बेस्ट 68 है और सबसे लंबा भी था मेरे ख्याल में, एंड दिस वाज द लास्ट वन। बेस्ट पाकिस्तान की 8 विकेट्स डाउन हुई एंड 159 रन पे। तो लेट्स मूव ऑन टू द टॉप विकेट सेगमेंट और देखते हैं पाकिस्तान के सारे विकेट्स कैसे आउट। ये थे जी बाबर आजम पहली बॉल पे, जी हाँ, और इन एक्सपीरियंस बॉलर हैं अर्शदीप, उनकी पहली बॉल पे आउट हो गए। बिल्कुल ऐसी। ये रिजवान सर, मतलब वो रिजवान को तो इन्होंने ट्रैप किया बगाता बाउंड्री पे उस जगह पे लिया और वैसी गेंद कराई है बहुत शॉट पे, और उन्होंने वही शॉट खेल दिया। अच्छा जी, ये इफ्तिखार जी 3 छक्के मार के प्लम लेकिन वो बॉल बहुत अच्छी थी। ये शादाब
विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट नोइंग। बस उन्होंने बल्ला घुमा दिया बगैर सोचे समझे, ना सिचुएशन देखी मैच की। सो जफर भाई, कट टू दी सेकंड इनिंग, 160 रन का टारगेट मिलता है, विच आई सपोज वाज वेरी गुड। वसीम अकरम का मैं रिव्यू देख रहा था, उस प्री मैच एनालिसिस देख रहा था, उसको उन्होंने कहा था पाकिस्तान अगर 150 टू 160 के बीच में कहीं लाता है इंडिया को, तो दे हैव अ ब्राइट चांस टू विन, एंड विच पाकिस्तान एक्चुअली डिड इट। 160 का टारगेट था, और मैं आपसे कह भी रहा था कि 160 अगर हो जाते हैं तो हमें चांस मिलेगा। आपने जब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई तो पाकिस्तान ने इंडिया को बिल्कुल, और इंडिया जब आया भी बैटिंग करने तो बड़ा परेशान था फॉर सम रीजन। समझ नहीं आ रहा था कि रोहित शर्मा और केएल राहुल की क्या अप्रोच थी। वो आप मुझे जरा सा बताएं कि बिल्कुल दे वर नॉट लुकिंग कंफर्टेबल एट ऑल, जबकि बॉल घूम नहीं रहा था। वो बात ये है कि जब केएल राहुल आया, केएल राहुल तो पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कर सके, लेकिन रोहित शर्मा की परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन वो क्या कहते हैं, आपके जो पेसर है उस वक्त नसीम शाह और शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ भी आ गए थे फौरन, और उसके बाद हारिस रऊफ आ गए। हाँ। तो नसीम शाह की वजह से थोड़ा सा वो परेशान थे वो, और उसका दूसरे बॉलर ने भी एडवांटेज उठाया उसका। बिल्कुल। तो वो उसको भी समझ में खेल रहे थे, लेकिन वो विकेटें निकलती जा रही थी उनके हाथ से। मतलब ना वो रुक सके रोहित शर्मा, ना राहुल रुक सके। राहुल से आई थिंक मुझे इसमें एक रोल लगता है भाई कि इंडिया परेशान ये था कि पावर प्ले में टारगेट किसको करेगा। शाहीन अफरीदी, उसका एक अलग एक इम्पैक्ट इनके जहनों पे सवार है। नसीम शाह ने लास्ट टाइम करके रख दिया था, और आज के राहुल को सेम उसी तरीके से इनसाइड एज पे आउट किया। हारिस रऊफ की अपनी है, तो इनको ये समझ शायद नहीं थी कि पावर प्ले में तीनों में से किस पर जाना है। और आप देखें, मैं हैरान था, कुछ रोहित शर्मा के जो डिफेंस थे वो ऐसे थे कि वो बॉल कहाँ जा रही है, बैट कैसे लगा। देवन, हम पाकिस्तान के बारे में इतना कहते हैं, पाकिस्तान ने 3 ओवर में 15 रन बनाए थे जब 2 आउट थे, इनके 3 ओवर में 10 रन थे। तो पाकिस्तान ने, पेसर्स ने अपना काम सर पावर प्ले में बड़ा बेहतरीन किया था। और आई थिंक जो इनका चौथा प्लेयर है सूर्य कुमार यादव, जिसको आप बहुत हाई रेट करते हैं, दुनिया करती है, वो तो परफॉर्मेंस दे, उसने आगे थोड़ा तेज खेलने की कोशिश की, बट आई थिंक हारिस रऊफ ने जो डिलीवरी की है उसको, वो इट वाज अ वेरी वेरी गुड बाउंसर। दरअसल पाकिस्तानी बॉलर जो है, मीडियम पेसर या फास्ट बॉलर, वो शुरू के ओवर तो अच्छे करते हैं जी, लेकिन उसके बाद एक आध बॉलर है जो मतलब पुरानी गेंद पे अच्छा, अभी इस वक्त करंट हारिस रऊफ करता है। तो जैसे शाहीन अफरीदी है, वो नया गेंद अच्छा करते हैं, नसीम शाह नया गेंद अच्छा करते हैं, लेकिन वो पुरानी गेंद पे अच्छी गेंद नहीं कर पाते। तो वो बहुत अच्छी गेंदें उन्होंने की, तो उनको परेशानी हुई टॉप ऑर्डर को इंडिया के। और जैसी गेंद पुराना हुआ, उनके दूसरे बैट्समैन कोहली और वो आया, उन्होंने पूरा नहीं सर, इस पे तो बड़ी एक लंबी डिबेट है। हम विराट कोहली की इनिंग के बारे में अलहदा डिस्कस करेंगे, वो एक बिल्कुल क्लास अपार्ट है। बट 32 for 4 इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप के टॉप 4 बैट्समैन उनके डगआउट में वापस चले जाते हैं। और एक फैक्ट ट्रिविया ये है कि व्हेनेवर इंडिया इज 32 on 4, व्हेनेवर इंडिया इज 4 विकेट्स डाउन ऑन 30-35 रन, कभी भी हिस्ट्री में T20 की इंडिया कभी मैच नहीं जीता। टुडे वाज द फर्स्ट टाइम जब इंडिया 32 पे 4 के बाद कोई मैच जीता है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, कोई सेंस मुझे समझा दें, शायद मेरी गलती है, कि जब 6 ओवर में आपके 30 रन हैं, 4 आउट हैं, यानी कि 14 भी 7वें ओवर में फौरन आउट हो गया था, उसी ओवर में शायद आपकी पहली बॉल भी आउट हो गया था 6.1 ओवर में। तब आपका विराट कोहली जैसा प्लेयर 10-12 रन पे खेल रहा है, 20 बॉलें खेल के, बल्कि 10-12 पे भी नहीं था, हो सकता 5-6 रन 7 रन पे ही था। हार्दिक पांड्या 0 पे है, और आपने दोनों एंड से स्पिनर लगातार 6 ओवर के लिए लगा दिए, ये सोचते हुए कि आप डीप मैच में फंसे ना तो फास्ट बॉलर्स के ओवर में स्पिनर्स को निकाल दें। क्या उस वक्त डीप जाने का सोचना था या गो फॉर द किल होना चाहिए था? नहीं, गो फॉर द किल उस सूरत में होता है ना, आपके पास चौथा पेसर, जैसे मैंने शुरू में बात की थी, ऑलराउंडर के सूरत में वसीम जूनियर ही है इस वक्त जो करंट है। वैसे तो कोई भी परफॉर्मेंस कर, दानी भी छक्के मार लेता, फलाई मार लेता, किसी एक के पूरे करा देते ओवर, क्या जा रहा था, किसी एक के पूरे करा देते, 3 में से। लेकिन ये जो दोनों तरफ से उन्होंने स्पिन से अटैक करा दिया ना, उस पे वो सेट भी हो गया। और उसके बाद 6 ओवर T20 में 6 ओवर बहुत होते हैं। मैं एक एनालिसिस सुन रहा था अभी, तो बच्चा समझता था कि जब आपने मोहम्मद आमिर जो बैठे हैं एक चैनल पे, वो कहते जब 4 ओवर आपने कंटिन्यूड स्पिनर से करा दिए, तो हर किसी को पता है 10 ओवर भी गुजर चुके थे कि अब जब 11वां ओवर आएगा तो उस पर ये दे विल गो आफ्टर यू। और ऑब्वियसली शादाब की एक क्लास है, शादाब रूम नहीं देता, शादाब बॉल के नीचे भी आने देता, तो प्रोबेबली दे हैड टू गो ऑन नवाज एंड व्हिच इवेंचुअली दे डिड। तो मैं इसी बात कहूंगा कि जब 6ठा ओवर पिटा है तो शाहीन अफरीदी को लाएं,
तो क्या ये प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए थी कि आपको 11वें ओवर में ही लाना चाहिए था, 12वें ओवर में लाना चाहिए था? मतलब हम मैच को खतरनाक पोजीशन में लाने के बाद ही ये क्यों सोचते हैं? इसमें लैक ऑफ कैप्टेंसी आपको कुछ लगी? बिल्कुल लैक ऑफ कैप्टेंसी है। उनको ये गुमान था कि हमारे स्पिनर्स उनको आउट कर लेंगे, और इस गुमान में उन्होंने उनसे 3-3 ओवर करा दिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने अभी कहा ना कि एक पेसर होता है, या इन जो 3 कर रहे थे इन्हीं में से एक को स्पिनर के साथ लगा के रखते, आपको 1 विकेट और मिल सकती थी। होता क्या तो रेप का लल्ला जानता है, लेकिन एक चांस मिल जाता है 1 विकेट का, और ज़्यादा अंडर प्रेशर, चाहे कोहली होता है या पांड्या आउट होता, 100% ऐसी होता। तो दोनों ही बड़े प्लेयर हैं और दोनों ही गेम चेंजर हैं। मतलब कैप्टेंसी भी आपने देख ली। और सर बड़ा क्लियर नजर आ रहा था कि लास्ट विंडो है, इसके बाद एक दिनेश कार्तिक ही है, उसके बाद सारे अश्विन वगैरह को तो आपको पकड़ सकते हैं। हाँ, तो आई थिंक उस वक्त या तो आयदर नसीम शाह, हारिस रऊफ को मैं नहीं कह रहा हूँ, डेप्थ अच्छा बॉलर है, आपको किसी को जाना चाहिए था। मतलब ये तो आप अगेन मैच में विराट कोहली का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि मैंने जब चौथा आउट हुआ अक्षर पटेल, तो मैं सोच चुका था कि यार अब मैच की पोजीशन बहुत खराब हो चुकी है। बट पांड्या ने आगे जब आया तो मैंने उसको बोला यार मैच को आगे तक लेके चलते हैं, सिंगल डबल लो, देखते हैं कोई मौका लगा तो निकालेंगे मैच को। तो मौका लगा गया, आपने तो खुद मौका दे दिया। तो ये कब तक गलतियां होंगी सर? मतलब हम कब तक मैच देखते हैं और इतना दिल जलाते रहे? ये गलतियां और भी होंगी। अब जब ये हार गया, अल्लाह ना करे अगर ये हार के पाकिस्तान आए, तो जो सहाफ़ी इनसे सवाल करेंगे सर ये वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे, उसमें जैसे पिछले वर्ल्ड कप में बोला था इन्होंने, अब इसमें भी बोलेंगे। तो भाई इससे पहले ही कर लेते ना, 2 दिन कैसे ही ले जाते, पॉसिबल ही नहीं। हाँ, तो जब सोच ऐसी होगी सबकी, पीसीबी चेयरमैन से लेके मैनेजमेंट से लेके कप्तान की, तो फिर रिजल्ट भी वैसे मिलेगा। ये तो आपके बॉलर आपको जितवा देते हैं, 150 रन पे जितवा देते हैं। नहीं तो ये तो कई मैच हार जाए। रिजवान और जो बाबर जिस तरह खेलते हैं, इस तरह दुनिया के कई ओपनर खेल सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि वन हैज़ टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की मैनेजमेंट और बाबर आजम स्पेशली, एक्चुअली बाबर आजम इज कॉलिंग द शॉट्स, बाबर आजम की चल रही है, तो उनको समझना चाहिए कि ऐसे नहीं चल सकता भाई। इसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको मॉडर्न डे क्रिकेट में कैसे खेलना है। हमारे मोहब्बत पाकिस्तान के साथ है, दिल पाकिस्तान के साथ है, बट जो क्रिकेटिंग सेंस कहता है वो यही कह रहा है कि पाकिस्तान के टूर्नामेंट में आगे जाना बड़ा मुश्किल है, खासतौर पे ऐसी डिफीट के बाद। भले से वो फाइट हुई है, लेकिन फाइट ऐसी हुई है कि पाकिस्तान का वो मैच था, वन साइडेड मैच था ये, जो इंडिया ले गया आपसे। आपने प्रोडक्शन देखी होगी, 70% पाकिस्तान गिरफ्त कर गया था, 85% में आ गया था, 85% बल्कि आ गया था, 85% पे आ गया था। अब ऑल सेड एंड डन, बाबर आजम की मिस्टेक्स अपनी जगह और इंडिया की टॉप ऑर्डर की बैटिंग अपनी जगह। विराट कोहली के बारे में आपसे बात करूंगा मैं, पहले हम चलते हैं अपने टॉप प्लेस सेगमेंट में फॉर इंडियाज बैटिंग। ये है जी विराट कोहली, लुक एट हिज क्लास भाई। विराट कोहली दुनिया में 2-3 बैट्समैन ही हैं, जोस बटलर है, विराट, T20 के फॉर्मेट से बात कर रहा हूँ मैं। यस, तो इनकी क्लास अलग है, ये मैच विनर भी हैं, गेम चेंजर भी हैं। और विराट कोहली अब से नहीं, 7-8 साल से अपने आप को प्रूव कर चुका है, 10 साल से। सर ये आप देखिए, शाहीन को 70 रन लिए थे ये, और इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया शाहीन वाज नॉट लुकिंग, दीज आर द 2 सिक्सेस जो इन्होंने हारिस रऊफ को मारे। बस यही मैच का वो था, मतलब लास्ट कंट्रोवर्शियल नो बॉल 6, ये कंट्रोवर्शियल नो बॉल थी, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस दे गया वो। So that was Virat Kohli for you. Brilliant batsman, brilliant. I would call him now legend because जिस तरह की इनिंग आज उन्होंने खेली है वो बहुत कम देखने को मिलती है। हमें दुख बहुत है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेली है, बट सर देखिए जो क्लास है, जो बात है, वो एडमिट करना पड़ेगा। हाँ, अगर नहीं भी करेंगे, डिनाइल करेंगे, दुनिया तो कर रही है ना। बिल्कुल ऐसी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आदमी को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। और जो उसकी क्लास है और जो उसके रिकॉर्ड है, परफॉर्मेंसेज है, पास में इतने हज़ारों रन लगे हुए हैं उसके पीछे, हम कैसे हो उतने आज भी वही शो किया। एक हमारे हैं किंग कहा जाता है उनको देख लें आप, उन्होंने आज क्या किया है। और एक विराट कोहली जो उन्होंने आज इनिंग्स खेली, प्रेशर में गेम को स्लो किया जी, पांड्या के साथ मिल गए जी, और एक इनिंग्स बिल्ड करने के बाद अटैक किया, ऐसे दोनों ने खुद भी किया और पांड्या से भी करवाया अटैक, खिलवाया पांड्या को बकायदा करवाया। तो ये होता है इस तरह।
नहीं जफर भाई, विराट कोहली की जो इनिंग थी उस पर डिजर्व करते हैं वो, हम कुछ उनको डिस्कस करें। आई थिंक वी हैव टू लर्न, हमारे प्लेयर्स को समझना चाहिए कि फिनिशर 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 की बात होती है। और बिल्कुल सही बात, बाबर द किंग विराट कोहली से कंपैरिजन होता है, हमने बहुत किया कंपैरिजन। और जितने भी ऑफ लेट बाबर आजम अपने रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, वो विराट कोहली को इसमें कोई शक नहीं बीट करते जा रहे हैं। बट अगर इनिंग्स की बात आएगी, इंडिविजुअल इनिंग्स जो खेली गई है, मैच विनिंग इनिंग्स, आई थिंक विराट कोहली इज वे अहेड फ्रॉम बाबर आजम। ये जो आज की पर्टिकुलर इनिंग थी, आई थिंक बाबर आजम की, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी इनिंग मुझे नजर आती है अब तक कि जो इस तरह के मैच को निकाल के, जब पूरी टीम नीचे लगी हुई हो और आपने मैच निकाला हो, वहां से बस रस्ते से निकाला और आपने मैच जिता दिया हो। आई डोंट थिंक देयर इज एनी नहीं, बाबर की कैरियर में ऐसी इनिंग है। ऐसी इनिंग बस वो एक ही मैच था, वो क्या कहते हैं जो इंडिया के खिलाफ एशिया कप उसमें वर्ल्ड कप में हुआ था, जो नॉट आउट आए थे, नॉट आउट गए थे ना वो, लेकिन तो कोई it वो was नहीं not था। a- हाँ, इस तरह का वो भी रिजवान की साथ परफॉर्मेंस, दूसरे ओपनर की भी साथ परफॉर्मेंस थी इनकी। लेकिन विराट कोहली, मैं आपको पूरे बोल रहा हूँ, 10 साल पहले अपने आप को मनवा चुका है पूरी दुनिया के हर ग्राउंड में, हर मुल्क में। बेशक बेशक बेशक। और आज उसने अपने उस एक्सपीरियंस को रिपीट किया है और मैच फिनिश करके आया, उसने आज फिर बता दिया कि कोहली कोहली है। कोहली कोहली। और मैं हैरान इस बात पे हूँ, और हमारे व्यूअर्स देखेंगे तो वो शायद कमेंट करें, जो रिएक्शन इंडियन टीम का आज मैच जीतने के बाद था जफर भाई। आई नो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इज ऑलवेज अ बिग कॉन्टेस्ट, पूरी दुनिया देखती है, बट आज के मैच की सेलिब्रेशन कुछ डिफरेंट थी। विराट कोहली को मैंने आज से पहले कभी रोते हुए नहीं देखा, वो रोए। इवन रोहित शर्मा एंथम के टाइम पे रोए, एंथम के बाद ये मैच जीतने के बाद रोए। फिर विराट कोहली ने जब अपनी उसमें कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, इंडिविजुअल इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे थे वो ग्राउंड में, तब भी कहा, अपनी प्रेजेंटेशन में भी कहा कि आई एम स्पीचलेस, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, व्हिच फॉर मी, फॉर विराट कोहली ये चीज मुझे समझ नहीं आती। ऐसा क्या था आज के मैच में कि वो इतना, बल्कि उन्होंने तो अपनी परफॉर्मेंस को हाईएस्ट बेस्ट इनिंग भी कह दी अपने कैरियर की। करियर की बेस्ट इनिंग। व्हाट इज, आई थिंक क्या ऐसी चीज है इनको इतना इमोशनल भी कर रही है और इतना हाई रेट करा रही है? नहीं, बस आपको मालूम है इन दो ममालिक में इतनी हाइट होती है, फिर मीडिया एक तरह की बहुत ज़्यादा हाइट, दोनों तरफ का मीडिया हाइट क्रिएट कर देता है। तो और कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, आपको पता है। हाँ, बिल्कुल। दोनों ममालिक के दरमियान, तो उस वजह से भी एक हाइट क्रिएट होती है, मल्टीप्लाई होती जाती है हाइट की। और उस मैच में जाके जो परफॉर्मेंस होता है, वो कोई भी हो, विराट कोहली तो दे चुके हैं इससे पहले भी, वो हीरो बन जाता है आइंदा 2-4 साल के लिए, चाहे छोटा प्लेयर हो या बड़ा प्लेयर हो। लेकिन विराट कोहली ने आज जो कमाल की इनिंग्स खेली है, उसकी जितनी तारीफ की जाए। आई थिंक मैं जो समझता हूँ, जो इतना स्पेशल हाई रेट करें, जो मुझे मेरी नाकिस राय दो लगती है मुझे सर। एक तो लगती है कि 1 लाख लोगों के सामने मैच हो रहा था, और इसमें कोई शक नहीं है कि 1 लाख में से 85,000 तो इंडिया के होंगे। जी हाँ, ठीक है। तो एक तो वो एक इमोशन आते हैं इतने क्राउड के, आप एक वेस्टर्न कंट्री के अंदर है। सेकंड, आप बिल्कुल डाउन एंड आउट थे मैच में, उसको किस तरह से निकाल के लेके आए। तो आई थिंक ये किसी भी टीम के खिलाफ मैच खेलते हैं तो ये बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस कराती है। अब फिर जब ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है, फिर 1 लाख लोगों के सामने खेलना है, तो आई थिंक ये सारी चीज़ों ने भी एडअप किया चीज़ों को बड़ा बनाने के लिए। मुझे एक दुख हुआ कि जो इनका हर्षदीप था जिसने 3 आउट किया आसिफ को लेटर ओवर में, सबसे बड़ी विकेट, जी, और ओपनर हमारे दोनों को वो बेचारे की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं दब गई विराट कोहली की जेम ऑफ इनिंग्स। तो आप सही कह रहे हैं, वो बेचारा अभी नया बॉलर है, लेकिन विराट कोहली ने एक यादगार इनिंग्स ऐसी खेल दी, और खुद कह भी दिया उसने अपने क्या भी दिया। और कि वो बेचारा अर्शदीप, उसने पिछले मैच में एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की थी, वो एक कैच गिरा दिया था, वो हाईलाइट ज्यादा हो गया था। लेकिन बहरहाल आज उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो विराट कोहली ने एक यादगार इनिंग्स ऐसी खेल ली और मैच फिनिश करके आया। मतलब ये देखिए, एज ए करंट सिचुएशन में वो गया और दूसरों को खिलाए भी, अपने साथ खुद भी खेला, और जिस तरह वो लेके चला, जिस तरह जाके उसने फिनिश किया है, ऐसा बहुत कम होता है। Unprecedented. Well, there is no two opinions कि विराट कोहली is the legend now. For me, I would call him legend from now onwards. And today the performance was absolutely unprecedented. इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और ये लेसन है उन लोगों के लिए जो विराट कोहली को बाबर आजम से कंपेयर करते हैं। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम बाबर आजम। बाबर आजम हिमसेल्फ इज अ ग्रेट प्लेयर, उन्होंने बहुत बड़ा नाम बनाया पाकिस्तान के लिए,
बट जिस तरह की इनिंग विराट कोहली ने खेली भी है, जैसा जफर भाई ने फरमाया कि 10 साल पहले वो नाम बना चुका है और अब भी वो कर रहा है, तो आप प्लीज इनको बाइफिकेट करके रखें, कंपैरिजन नहीं करें। मुझे लगता है कि ये बाबर आजम के साथ ज्यादती ये होती है कि उनका स्टेटस इतना ज्यादा हाई कर देते हैं बाबा विराट कोहली के साथ कि बाबर आजम के 2 फेलियर भी हमें बुरे लगने लगते हैं, और विराट कोहली के साथ तो ज्यादती है ही कि आपने इतने 10,000 रन बनाने वाले को या इतनी सेंचुरी बनाने वाले को आप कंपेयर कर रहे हैं। तो आई थिंक विराट कोहली को हम सब पसंद करते हैं, पाकिस्तान की तरफ से विराट कोहली को मुबारकबाद। आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन द टू टीम जो आज के मैच में था वो विराट कोहली, इसमें कोई शक नहीं है जफर भाई। शक नहीं है, आप भले पसंद नहीं भी करें लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तो मुजाहरा मजाक करें कि वो अच्छा खेला उसकी वजह से। नहीं, बेशक विराट कोहली को, आई थिंक ओवर द पास्ट 2-3 इयर्स विराट कोहली ने अपने बिहेवियर को भी काफी चेंज किया है। उनकी इनके अंदर ह्यूमिलिटी आ गई है, हम्बल हो गए काफी, उनकी शादी ने काफी असर किया था उनको मुझे लगता है। लेकिन ये कि एनीवेज नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे इंशाल्लाह। विराट कोहली तो हमें अटकता ही है, लेकिन खैर समाओ हम मैच निकाल रहे थे। अब 2-2 हो गया सर इस साल में, 2-2 हो गया। दूसरी खास बात ये उसने आज को चांस भी नहीं दिया। आज सर मिडिल चांस खेली है, सबसे बड़ी बात ये चांस आपके प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट मारे उन्होंने, कोई ऐसा नहीं स्लोगिंग नहीं की, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट मारे। इसी के साथ जी हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज द इन ओवरऑल मैच, द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। टर्निंग पॉइंट जो मैच का रहा जी, बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट पाकिस्तान ने दिया इंडिया को, स्पेशली आफ्टर व्हेन इंडिया लॉस्ट 32 for 4। आखिरी 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे, विच वॉज नेवर एन इजी टास्क। 2 ओवर में अगेन आई थिंक 38-37 रन चाहिए थे, जो बहुत मुश्किल टारगेट था। जो 19th ओवर की लास्ट 2 डिलीवरी थी हारिस रऊफ के, विराट कोहली ने 2 सिक्सेस लगाए हैं, जिसके बाद आखिरी ओवर में 16 रन रह गए थे नवाज के लिए। जफर भाई ने काफी पूरे मैच को देख के और हमने दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वो जो 2 छक्के लगे हैं हारिस रऊफ के 19वें ओवर के आखिरी 2 बॉलों पे, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। जिसके बाद पूरा तरीके से मैच इंडिया की तरफ जा चुका था, क्योंकि नवाज को 16 रन बनाना आखिरी ओवर में व्हेन 2 सेट बैट्समैन आर प्लेइंग 1 on 40 1 on 70, वो मुश्किल नहीं था, स्पेशली जब लास्ट ओवर नवाज का 21 रन का जा चुका हो। क्यों जफर भाई? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आप देखो ना कि अगर उस जगह पे एक भी पेसर होता तो इतनी आसानी से ये छक्के नहीं मार सकते थे। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, 5 छक्के भी फास्ट बॉलर को पड़ जाते हैं, ये बात। लेकिन क्योंकि वो विकेट स्पिन नहीं थी, तो पेसर की विकेट, जैसे आपने देखा होगा दोनों टीमों के पेसर ने विकेट लिए, तो पेसर को इतना रन नहीं पड़ सकते थे। आखिरी अगर उसको बचा हुआ था किसी पेसर का तो उसको इतने रन नहीं पड़ते। नवाज रोक नहीं सके, क्योंकि फिर उसने हारिस रऊफ भी अनलकी रहे कि पूरे 3.4 ओवर बहुत अच्छे किए। हाँ, वो आखिरी ओवर की 2 बॉलों पर उनको 2 6 पड़ गए, जब वो टर्निंग पॉइंट मैच का साबित हो गया सर। लेकिन एक सवाल है इसके साथ चलते चलते कि मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान प्लान करके जरूर आता है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन में जाते हैं तो ये समहाउ पैनिक कर जाते हैं। जब आपको पता है 8 बॉलों में इनको 37 रन चाहिए, आई थिंक, या जितने भी रन चाहिए थे वो, तो यू शुड थिंक अबाउट इट कि मुझे ये 2 बॉलें कैसे निकालनी है, बिकॉज आपको ये ध्यान में होना चाहिए था कि 20-22 रन आपको नवाज को देने हैं। कैजुअली आगे 2 बॉलें कर दी, और जो लास्ट बॉल स्पेशली पैड्स पे की है, डू यू थिंक विराट कोहली ये बॉल मिस करता है आपकी? दरअसल बात ये है कि ये हारिस रऊफ खुद इतने एक्सपीरियंस है, और ये जहाँ पे आज मैच हुआ का होम ग्राउंड कहलाता है हारिस रऊफ का, बिकॉज ही प्लेड फॉर बिग बैश। हाँ, और वहाँ के उनके जिस टीम से खेलते हैं मैक्सवेल कप्तान भी हैं वहाँ जी उसी टीम के, तो यहाँ उनको बड़ा तजर्बा है यहाँ खेलने का, और उनको कहा जाता है कि होम ग्राउंड है, और उन्होंने ऐसा कर दिया। मतलब दोनों बॉलें लेग स्टंप पे उन्होंने सिर्फ कोहली ने बल्ला घुमाया कर दिया। हालांकि बहुत अच्छे आखिरी ओवर के तो बहुत अच्छे बॉलर हैं, पता नहीं आज उन्होंने ऐसी मिस्टेक क्यों की, क्या ऐसा हुआ? इसमें तो कप्तान को भी उनको बताने की जरूरत नहीं थी। हाँ बिल्कुल ऐसी है, आपको यॉर्कर देनी चाहिए थी, आप 2 में से कोई बॉल भी डॉट करा देते तो मैच आपका था। वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप थे आप। हाँ, तो लेकिन बस सर मैच हमारा था नहीं। एनीवेज जी, क्रिकेट इज अ फनी गेम, वन डे यू आर आउट, वन डे वो आपका भी हो सकता है। हम विश करते हैं पाकिस्तान के अगले मैचेस को कि पाकिस्तान कम बैक करे, पाकिस्तान हैज फुल पोटेंशियल टू बाउंस बैक। पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि पाकिस्तान जब नीचे लगा है तो बड़ा स्पीड में ऊपर आया है, लाइक अ स्प्रिंग। तो हमारी विश है, दुआएं हैं कि पाकिस्तान जीते। आज का मैच हो चुका है, इट्स हिस्ट्री, इट्स पास्ट, फॉरगेट अबाउट इट।
गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। यही क्रिकेट में चलता है। यू कैन नॉट टेक इट ऑन योर हेड और आप बैटिंग और पूरे टूर्नामेंट को खराब कर दें। इट वाज द फर्स्ट मैच, स्टिल द गेम इज वाइड ओपन। आप क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी अभी मैचेस हैं आपके पास, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मैचेस। ओके जी, दिस इज फॉर टुडेज मैच। अब कल का मैच जो है, हमारी कोशिश होगी कि हम वर्ल्ड कप के हर मैच को एनालाइज ज़रूर कर सकें, चाहे वो जितना भी करें। कल के मैच में हमारी कोशिश हम दोनों मैचेस को बिट्स एंड पीसेस के अंदर आपको बता सकें। तो हमारे साथ बने रहें। हमारी पूरी वीडियो, सिंस इट्स द फर्स्ट एवर एपिसोड फॉर स्कोरबोर्ड, आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इफ़ देयर इज एनीथिंग विच वी कैन मेक इट बेटर, तो काइंडली आप कमेंट में बताएं। हमारे सेगमेंट्स के अंदर आपको एनालिसिस में कोई डेप्थ और मजीद चाहिए, कुछ चीज़ों को करेक्ट करना है, हमें ज़रूर बताइए। हम उसको ज़रूर बैठ के देखेंगे और जो हो सकेगा हम उसको बेटरमेंट भी करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे हैं। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट। कल तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।